Hello students, today we are going to study pharmacology first unit third topic adrenergic system and drugs. तो firstly we will discuss about adrenergic system. Adrenergic system होता क्या है? Adrenergic nervous system is a group of organ and nerves in which adrenaline or noradrenaline are released as neurotransmitter. Adrenergic nerve release neurotransmitter noradrenaline, adrenaline, dopamine and produce their effect. तो बेसिकली एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्व्स और ऑर्गन का ऐसा ग्रुप होता है जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज होते हैं. वैसे तो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, बट ऐसा सिस्टम जहां पे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो, ऐसे सिस्टम को हम एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. और इसके अलावा भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं लाइक नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामिन, और ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. अब एड्रेनर्जिक ड्रग क्या होती हैं? एड्रेनर्जिक ड्रग ऐसी ड्रग्स जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करें जो उस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करें, इसको हम कहते हैं सिंपैथोमाइमेटिक, और इस ड्रग को हम कहते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग. ठीक है, ऐसा ड्रग जो कि सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम या सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करें, ऐसी ड्रग्स को हम सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहते हैं. और इस ड्रग को हमने यहाँ पर एड्रेनर्जिक ड्रग का नाम दिया कि एड्रेनर्जिक ड्रग जो हैं वो उनके न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहे हैं उन्हीं के जैसा एक्ट करती हैं. नाउ मूविंग ऑन द एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन, हमने न्यूरोहिमोरल ट्रांसमिशन पढ़ा, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन पढ़ा, एसिटिल कोलिन ट्रांसमिशन पढ़ा, और आज हम एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं. इसके सिंथेसिस पढ़ रहे हैं. स्टेजेस आपको दिख रही हैं 1 2 3 4 5. सेम पूरा प्रोसेस रहेगा, बस कुछ प्रोसेस चेंज होंगी. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस, जहां पर टायरोसिन और सोडियम की एंट्री हो रही है. इनकी एंट्री होने के बाद ये डोपामीन में कन्वर्ट, डोपा बना, डोपामीन में कन्वर्ट हुआ. डोपामीन कन्वर्ट होने के बाद ये वेसिकल्स में चला गया. वेसिकल्स में जाने के बाद यहाँ पर को ट्रांसमीटर प्रेजेंट थे जिन्होंने उनके नेचर के अकॉर्डिंग या तो इसको स्टिमुलेट करेंगे रिलीज के लिए या इसको इनहिबिट करेंगे. अब यहाँ पर एक और प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पर जो डोपामीन है वो कन्वर्ट हो रहा है नॉर एपिनेफ्रीन में. उसके बाद ये सिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होंगे. रिलीज कौन करेगा इनको? जो कैल्शियम है हमारा साइड से दिख रहा है, ये कैल्शियम ट्रिगर करेगा इनके रिलीज को. और ये जैसे ही रिलीज होंगे ये अपने प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएंगे. कुछ प्री सिनेप्टिक पे बाइंड होंगे, कुछ पोस्ट सिनेप्टिक पे बाइंड होंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं उनका एक का अपटेक हो जाएगा. यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिमूवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन. इनका अपटेक हो जाएगा, नर्व्स इनका अपटेक कर लेंगी. और जो बाकी बचे हुए और जो ट्रांसमीटर हैं उनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा. मेटाबॉलिज्म कौन करेगा? COMT, कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और यूरिन के थ्रू स्कीट आउट हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन. यहाँ पर आप मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ऊपर भी देख रहे हैं जहाँ डोपामीन में कन्वर्ट हो रहा है कि जो हमारा डोपामीन है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हुआ, यूरिन के थ्रू उसका रिमूवल हो गया. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन. नाउ मूविंग ऑन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. अब जो हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम की ड्रग है वो कहाँ पर काम करती हैं, क्योंकि अगर रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगी ड्रग तो एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा, हमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन नहीं शो होगा. तो हमें उस बायोलॉजिकल एक्शन को पाने के लिए उनके रिसेप्टर पे बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है. अब वो अपने ही रिसेप्टर पे बाइंड करेंगी तभी एक्शन भी प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो कौन कौन से रिसेप्टर इन्वॉल्व है? रिसेप्टर हमारे इन्वॉल्व है अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर. अल्फा रिसेप्टर के सब टाइप्स हैं अल्फा 1, अल्फा 2, और बीटा के बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. अल्फा 1 के अल्फा 1A, अल्फा 1B, अल्फा 1D, अल्फा 2 का अल्फा 2 अल्फा, अल्फा 2B, अल्फा 2C. ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब टाइप ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. अब यहाँ पर रिसेप्टर, उनके एंटागोनिस्ट कौन है, एगोनिस्ट कौन है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, ये एक चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश की गई है. और ये आपको याद करने में भी आसानी होगी कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है उसका एगोनिस्ट मतलब जो उसके एक्शन को फैसिलिटेट करे, बढ़ाए, वो होगा हमारा फिनाइलेफ्रिन. और एंटागोनिस्ट जो उसके एक्शन को
खत्म करे, रिमूव करे, उसको हम कहेंगे पैराजोशिन एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा। ये प्रेजेंट कहाँ होंगे? वेस्कुलर स्मूथ मसल, लिवर, इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल, हार्ट। वेस्कुलर स्मूथ मसल में ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे, लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस को कॉज करेंगे, इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल में हाइपरपोलराइजेशन करेंगे, हाइपरपोलराइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है रिलैक्सेशन कॉज हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है कि सोडियम की एंट्री में डीपोलराइजेशन होता था, फिर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, जब डीपोलराइजेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, हाइपरपोलराइजेशन हो रहा है इसलिए रिलैक्सेशन होगा। हार्ट में क्या होगा? इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स, एरिथमिया, कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स इंक्रीज होगा तो एरिथमिया होने के चांसेस हो जाएंगे। अल्फा 2 का एगोनिस्ट क्लोनिडीन, यूहम्बिडीन प्रेजेंट कहाँ है? पैनक्रियाटिक आइसलेट, प्लेटलेट, वेस्कुलर स्मूथ मसल, पैनक्रियाटिक आइसलेट क्योंकि पैनक्रियास से हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है, वहां पर इनके लेवल को डिक्रीज कर देंगे, प्लेटलेट में एग्रीगेशन कॉज करेंगे, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रेक्शन कॉज करेंगे। नाउ बीटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बीटा एगोनिस्ट है हमारा ड्यूबिटामाइन, एंटागोनिस्ट है मेटोप्रोलॉल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा है, वहाँ पर हमारे किडनी के जो यूरिन का एक्सक्रीट आउट होने का फॉर्मेशन का और एक्सक्रीट आउट होने का प्रोसीजर था उसमें हमने पढ़ा होगा। वहाँ पर रेनिन का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। नर्व टर्मिनल में ये नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज को डिक्रीज कर देंगे। हार्ट में ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा देंगे। और बीटा 2 रिसेप्टर का काम क्या है? ये एगोनिस्ट की तरह इन पे काम करेगा। सॉल्बिटोमॉल, टर्ब्यूटालिन, अल्फा मिथाइल प्रोपेनॉल, जो कि स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, लिवर में प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ मसल में वो रिलैक्सेशन कॉज करते हैं, स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजिनोलाइसिस कॉज करते हैं, लिवर में ग्लूकोजिनोलाइसिस कॉज करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कॉज करते हैं। एंड बीटा 3 ये अभी नया नया हम लोगों ने खोजा है, ये बेसिकली हमारी ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो B3 का BRL 37344, ये हमारे ड्रग्स के नाम है। ICI 118551 ये इनका एंटागोनिस्ट है। ये एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं और लिपोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ मूविंग एड्रीनर्जिक ड्रग, जिसको हमने कहा सिंपैथोमाइमेटिक, मीन्स ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही एक्ट हो रहे हैं। एड्रीनर्जिक जो हमारी ड्रग हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही एक्ट करेंगी। ये 3 तरीके होती हैं, डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक, इनडायरेक्टली एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्शन। यहाँ पर उनके ड्रग्स के नाम भी दिए गए हैं, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, डोपामिन, आइसोप्रेनालिन, इनडायरेक्टली एम्फेटामिन, मिथाम्फेटामिन, एफेड्रिन एंड मेटाएर्मिनॉल। तो डायरेक्टली एक्टिंग यहाँ पे एक फिगर के हेल्प से आपको बताने की कोशिश की है कि आप देख रहे हैं ना ये प्रोसीजर कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये रिलीज हो रहे हैं, पोस्ट जंक्शनल में बाइंड हो रहे हैं। तो जो हमारे डायरेक्टली एक्टिंग है वो यहाँ पर काम करेंगे जहाँ पर पोस्ट जंक्शनल में न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग हो रही है। डायरेक्टली एक्टिंग यहाँ पर बाइंड करके एक्टिवेट करेंगे रिसेप्टर को। जो हमारे इनडायरेक्टली एक्टिंग है ये जब सिनेप्टिक वेसिकल से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तब ये काम करेंगे, ठीक है। और जो हमारे मिक्स्ड एक्टिंग है ये सिनेप्टिक वेसिकल से डायरेक्ट एक्ट बोथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मींस सिनेप्टिक वेसिकल से यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक आने के या तो वो ऊपर भी काम कर सकते हैं नीचे भी काम कर सकते हैं, ये दोनों जगह पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट सिनेप्टिक वेसिकल के पास काम किया, पोस्ट जंक्शनल पे डायरेक्ट एक्टिंग ने काम किया और सिनेप्टिक और पोस्ट जंक्शनल दोनों पे काम हमारे इनडायरेक्ट एक्टिंग ने किया, मिक्स्ड एक्टिंग ने किया, सॉरी। नाउ एड्रिनलिन, सबसे पहले ड्रग के बारे में बात करते हैं, एड्रिनलिन। तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट, यानी जो हमारे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर हैं, वो क्लास की ड्रग हैं, वो एड्रिनलिन एज अ एगोनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। ये कैसे एडमिनिस्टर किए जाते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से, इनहेलेशन, आई ड्रॉप्स एंड इंट्राकार्डियल। अब इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हैं, क्या इफेक्ट होता है इनका हमारी बॉडी पर? सबसे पहले हार्ट में देखते हैं कि इंक्रीज ऑल कार्डियक प्रॉपर्टीज। अब हम अगर चार्ट याद करें कि रिसेप्टर पे जो काम हो रहा था उससे क्या शो हो रहा है, तो ये कार्डियक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर रहे हैं, मींस कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, हार्ट रेट, एवी कंडक्शन, एक्साइटेबिलिटी एंड ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। तो ये एक्ट कर रहे हैं, हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर रहे हैं और अगर ज़्यादा ये इंक्रीज करेंगे, हाई डोज दे देंगे तो एरिथमिया होने के भी चांसेस हो जाएंगे। नाउ ब्लड वेसल पे इस वेसो कॉन्ट्रिक्शन भी हो रहा है और वेसो डायलेशन भी हो रहा है, क्योंकि क्या अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 सारे
रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वैसोकॉन्ट्रिक्शन कहाँ पे होगा? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, रीनल में, वैसोडाइलेशन स्केलेटल मसल, और कोरोनरी ब्लड वेसल में हमारा वैसोडाइलेशन होगा डिपेंडिंग ऑन ड्रग्स। ठीक है। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, डायस्टोलिक डिक्रीज होगा, और कभी कभी सिस्टोलिक इंक्रीज होगा और डायस्टोलिक भी इंक्रीज होगा, बट आफ्टर सम टाइम वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में भी आ जाएंगे। अब सिस्टोलिक इंक्रीज हो रहा है, डायस्टोलिक डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? हमारा बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या? ब्रोंको डायलेशन कर रहे हैं, डीकंजेशन ऑफ ब्रोंकियल म्यूकोसा, ब्रोंको डायलेशन कर रहे हैं। ब्रोंको डायलेशन का हमें यूज किसमें? अस्थमा में होगा। और यूरिनरी ब्लैडर एंड जीआईटी में स्पैज्म ऑफ स्पिंक्टर, रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल एंड यूरिनरी रिटेंशन एंड इनहिबिट डिफेक्शन। ठीक है। तो गट में क्या कर रहे हैं? पेरिस्टाइलिस मूवमेंट को डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ठीक है। प्रेगनेंसी में जो ये क्या काम करते हैं? ये मसल्स को रिलैक्स करते हैं। स्केलेटल मसल में हमारा क्या काम रहेगा इनका? ये फैसिलिटेट करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ट्रांसमीटर को, जो न्यूरो ट्रांसमीटर का हमारा काम होगा, इसको ये फैसिलिटेट करेंगे। नाउ आई पे क्या इफेक्ट होगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कंजक्टिवल ब्लड वेसल, डीकंजेशन, डिक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर, मिड्रियासिस। आई पे ये मिड्रियासिस कॉज करेंगे, इंट्राऑकुलर प्रेशर डिक्रीज करेंगे। इट मींस कि हम इनका यूज किस में कर सकते हैं? हमने डिस्कस किया था लेक्चर में ग्लाउकोमा में, क्योंकि हमें क्या वहाँ पे इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, उसको डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इनका इफेक्ट डिक्रीज आता है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये ग्लाउकोमा में यूज किया जा सकता है। मेटाबॉलिज्म, increase blood glucose, lipolysis, general stimulation of metabolic activity। increase blood glucose का लेवल इंक्रीज कर देते हैं, लिपोलिसिस कॉज करते हैं, और जनरल स्टिमुलेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करते हैं। नाउ इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करते हैं? एड्रेनलिन एक्ट बाय बाइंडिंग टू अ वैरायटी ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इट एक्शन are to increase peripheral resistance via alpha 1 depending vasoconstriction to increase cardiac output via binding beta 1 receptor। तो बेसिकली एड्रेनलिन जो होते हैं ये वैरायटी ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करते हैं। लाइक छोटा सा डायग्राम भी बना हुआ है, अल्फा 1 पे बाइंड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, इनिबिशन रिलीज, ट्रांसमिशन रिलीज करेंगे, अल्फा 2 पे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट मसल पे कॉन्ट्रैक्शन, बीटा शो करेंगे। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? वेस्कुलर यूजेस होते हैं इनके, कार्डियक यूज होता है, कार्डियक अरेस्ट में यूज करते हैं, सीएचएफ क्रोनिक हार्ट फेल्योर में यूज करते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा क्योंकि ब्रोंकोडायलेशन हो रहा था, एलर्जिक रिएक्शंस में यूज करते हैं, मिड्रियाटिक इफेक्ट है ताकि हम ग्लूकोमा में यूज कर सकें, यूटेराइन रिलैक्सेंट मतलब जो हमारा यूट्रस है प्रेगनेंसी के दौरान वहाँ की मसल को रिलैक्स करेगा, तो यूट्राइन रिलैक्सेंट की तरह यूज कर सकते हैं। इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन का हाइपोग्लाइसीमिया में हम यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स, जिसे हम ये भी कहते हैं एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये बेसिकली क्या होते हैं? जो एंटागोनाइज कर दें रिसेप्टर एक्शन ऑफ एड्रिनलिन एंड रिलेटेड ड्रग। एंटी मतलब अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो जो हमारी एड्रिनर्जिक ड्रग हैं उनके एक्शन को जो ड्रग्स एंटागोनाइज कर दें वो उनको उनके रिसेप्टर पर बाइंड ना होके खुद बाइंड हो जाएं, ऐसी ड्रग्स को हमने कहा एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन, नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, नॉन कॉम्पिटिटिव, बीटा हेलो एल्काइमीन्स, फिनॉक्सीबेंजामीन्स, इक्विलिब्रियम टाइप, नॉन सेलेक्टिव, एर्गोट एल्कोलाइड, एर्गोटामाइन, एर्गोटॉक्सिन, हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलाइड, डाई हाइड्रो एर्गोटामीन, डाई हाइड्रो एर्गोटामीन, इमिडाजोलिन, फिनांटोलुमिन, मिसलेनियस, क्लोरप्रोमाजीन, अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2 सेलेक्टिव, पैराजोसिन और यूहेम्बिन। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रिनर्जिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, सारे क्लासिफिकेशन आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि हमें जो एक क्लास की अगर हमने ड्रग पता कर ली कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, तो बाकी जो क्लासिफिकेशन दिया गया है ये उसी ड्रग के वो प्रारूप दिए गए हैं कि इस ड्रग अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप ये दे सकते हैं, तो टाइप सेम ही होंगे। ठीक है। नाउ मूविंग, जनरल इफेक्ट ऑफ अल्फा ब्लॉकर। तो सबसे पहले हम अगर अल्फा ब्लॉकर की बात करें तो अल्फा ब्लॉकर में जनरल इफेक्ट क्या क्या आएंगे? फॉल इन बीपी मींस बीपी
फॉल हो जाएगा बीपी। पोस्टरल रिफ्लेक्स इंटरफेयर्ड मार्क्ड हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स इंटरफेयर हो जाएगा जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होगा, डिजीनेस होगा और टैकीकार्डिया। हाइपोटेंशन भी हुआ है एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो रहा है मीन्स कि जो भी हमारा टैकीकार्डिया में हमारा पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टैकीकार्डिया मीन्स कि जब हमारा बीपी बढ़ जाए, तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है तो वो हमारा बीपी जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से एरिथमिया भी कॉज हो सकता है। सोडियम रिटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, सोडियम रिटेंशन होगा, नेजल स्टिफनेस होगी, मियोसिस होगी, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, रिड्यूस टोन ऑफ ब्लैडर, ट्रिगर इनहिबिट इजैकुलेशन, रिलैक्सेशन ऑफ वैस डिफरेंसेस। तो बेसिकली जो भी हमारा नेजल स्टिफनेस हो रहा है वो जो हमारा नेजल ब्लड वॉल्यूम है उसकी वजह से हो रहा है, प्लस जो हम ड्यू टू ब्लॉकेज हो रहा है कि नेजल में हमारे ब्लॉकेज हो गया है उसकी वजह से स्टिफनेस हो गई है, ठीक है। जो भी हमारे स्टमक में मूवमेंट है जैसे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बताया, फूड, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मूवमेंट है वो बेखराब हो जाएगा, उसकी वजह से हमें लूज मोशन भी हो सकते हैं, लूज मोशन इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि इंटेस्टाइनल मोशन इंक्रीज हुआ है तो लूज मोशन इंक्रीज होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि जो मूवमेंट है हमारा स्टमक का इंटेस्टाइन तक वो इफेक्ट हो जाएगा। फिर रीनल ब्लड फ्लो, जो हमारा रीनल ब्लड फ्लो है वो भी रीनल फ्लो भी डिक्रीज होगा जिसकी वजह से हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से क्या, जो हमारा सोडियम है वो इंक्रीज हो रहा है, उसका रिटेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्मूथ मसल में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी मीन्स सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हमारा ये अल्फा ब्लॉकर का इफेक्ट शो होता है। अब इसका यूजेस कहाँ करते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा में करते हैं, ये बेसिकली एक ट्यूमर होता है, और हाइपरटेंशन में करते हैं, ठीक है, चीज रिएक्शन क्लोनिडीन विड्रॉल में करते हैं, बेनिग्न हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी की जैसे बात की हम लोगों ने कि हाइपरट्रॉफी में करते हैं जब सेल साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। और सेकेंडरी शॉक में करते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में करते हैं, एंड CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में भी इसका यूज किया जाता है। Now moving on the beta adrenergic blocking drugs. These drugs inhibit adrenergic response mediated through beta receptor. अब बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स वो हुई जो बीटा रिसेप्टर पे जो ड्रग बाइंड हो रही हैं उनको बाइंडिंग से रोकने वाली ड्रग्स को हम बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स कहेंगे। दो तरह का क्लासिफिकेशन बताया गया है, एक तो नॉन सिलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2, दूसरा कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1, और एक बताया गया बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, ठीक है। ये जनरेशन के हिसाब से बताया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो नॉन सेलेक्टिव में विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, और इसमें बताया गया है कि फर्स्ट जनरेशन ओल्डर मींस ओल्ड जो रहा होगा, जो नॉन सेलेक्टिव रहा होगा, कोई सिलेक्शन नहीं रहा होगा। सेकेंड जनरेशन जो बीटा 1 सिलेक्टिव, बीटा 1 रिसेप्टर को सेलेक्ट करके जो डिसाइड किया गया होगा, एंड थर्ड जनरेशन जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके बनाया गया हो। तो ये ड्रग्स के नाम है प्रोपेनॉल, टिमोलॉल, सोटेलॉल, पिंडोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, एसिटोब्यूटोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, लेबोटोलॉल, कार्बिडोल, सिलिप्रोलॉल, नेबिप्रोलॉल, बेटाक्सोलॉल। तो these are the classification of beta adrenergic blocking agent. Now the pharmacological action of beta agents. हार्ट पे क्या होगा, हार्ट पे ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि पुरकिंजे फाइबर्स हमारा इफेक्ट हो रहा है, दैट्स वाई ये एक्शन शो हो रहे हैं। और कुछ सिस्टम यहाँ पर बताए गए जैसे रेस्पिरेटरी में इंक्रीज ब्रोंकियल रेजिस्टेंस, इंक्रीज ब्रोंकियल रेसिस्टेंट, बीटा 2 ब्लॉकेज की वजह से इंक्रीज ब्रोंकियल रेसिस्टेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, अस्थमा के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बीटा 2 रिसेप्टर तो ब्रोंकोडायलेटर का काम करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर तो ब्लॉक हो जाएंगे, तो क्या होगा, इंक्रीज ब्रोंकियल रेसिस्टेंस मींस अस्थमा के लिए हम बहुत ज़्यादा
उसके वो हो जाएंगे कि अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीएनएस पे सब्टल बिहेवियर चेंजेस, फॉरगेटफुलनेस, इंक्रीजिंग ड्रीमिंग एंड नाइटमेयर्स, एंटी एंजाइटी इफेक्ट होगा, बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, हम भूलने की बीमारी हो जाएगी और नाइटमेयर्स होंगे और ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि हम ख्यालों की दुनिया में रहने लगेंगे। दूसरा है हमारा मेटाबॉलिक ब्लॉक, एड्रेनर्जिकली मीडिएटेड लिपोलिसिस को ये ब्लॉक करते हैं। इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये ब्लॉक करते हैं कि ब्रेकडाउन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है उसको इनहिबिट कर रहे हैं स्केलेटल मसल लीवर, और मे रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज। तो इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस को भी रिड्यूस कर रहे हैं, जिसके जाहिर सी बात है कि जो हमारा एंजाइटी इफेक्ट आ रहा है तो हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही हमारी बॉडी, हम क्योंकि फाइट और फाइट रिस्पॉन्स पे ही हमारा सिम्पैथोमाइमेटिक काम कर रहा है, और अगर हमको वही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो फिर यानी कि ड्रग का इफेक्ट अच्छा नहीं है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि ग्लूकोज की कमी हो रही है, उन्होंने बताया ग्लूकोजेनेसिस होगी ही नहीं, ग्लूकोजेनेसिस को कम कर दिया, और एंटी एग्जाइटी के कंडीशन में तो हमें ग्लूकोज की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। Now moving skeletal muscle, inhibit adrenergically provoked tremor, attenuate exercise capacity। अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि हम थकेंगे भी जल्दी, भाई थकेंगे जल्दी तो हमसे काम भी नहीं होगा, ठीक। तो ये भी बीटा 2 ब्लॉकेज की वजह से ही हो रहा है। आई पे क्या होगा, रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड इंट्राऑकुलर टेंशन। अब यहाँ पे ये काम अच्छा हुआ कि रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, और एक्वस ह्यूमर कहाँ हो रहा था कि उसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, या उसका जो सिक्रीशन था वो बहुत जमा हो रहा था, वो था हमारा ग्लाउकोमा डिजीज में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड इंट्राऑकुलर टेंशन, तो दोनों को कम करेंगे। यूट्रस पे क्या, रिलैक्सेंट एक्टिविटी ऑफ बीटा एगोनिस्ट ब्लॉक। तो यूट्रस पे इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं है, बट प्रेगनेंसी के दौरान इनका रिलैक्सेशन का जो इफेक्ट है ये देखा गया है, उसके अलावा इनका इफेक्ट नहीं देखा गया है। नाउ यूजेस, हाइपरटेंशन में स्टेबल एंजाइना आप पता ही है कि जब हम स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो चेस्ट पेन जो शुरू हो जाता है स्टेबल कंडीशन में, उसको हम स्टेबल एंजाइना। कार्डियक अरिथमिया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में, सारी हार्ट की डिजीज हैं, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, और फियोक्रोमोसाइटोमा में, थायरोटॉक्सिकोसिस में, माइग्रेन में, एंजाइटी में, एसेंशियल ट्रेमर एंड ग्लाउकोमा में। तो these are the uses of beta adrenergic blocking agent। अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी, अल्फा प्लस बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। अल्फा प्लस बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर बेसिकली ये क्या है, ये जो ब्लॉकिंग एजेंट हैं ये बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस अल्फा 1 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है इनकी, और ये मोर पोटेंट 5 टाइम्स मोर पोटेंट इन ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर। ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए। नाउ इनका यूज़ कहाँ पे है, फियोक्रोमोसाइटोमा में है, क्लोनिडीन विड्रॉल में है, इसेंशियल हाइपरटेंशन में है। अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक का मेन यूज़ हम हाइपरटेंशन में ही करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो नॉन एपिनेफ्रीन होता है इसको हार्ट की वॉल में बहने बहुत ही क्लोजली बहने देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी वॉल्स में टेंशन है वो कम हो जाता है, और ये हाइपरटेंशन में मेन यूज़ किए जाते हैं अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। और इनके साइड इफेक्ट हैं पॉस्चुरल हाइपरटेंशन, रैशेज एंड लीवर डैमेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेनर्जिक, जिसमें हम अल्फा बीटा ब्लॉकर के रिसेप्टर की पोजीशन और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्लासिफिकेशन बिल्कुल याद कर लीजिए, और इस पे आप असाइनमेंट भी बना सकते हैं कि क्लासिफिकेशन का असाइनमेंट हर जितने भी लेक्चर शुरू हुए हैं जिनमें क्लासिफिकेशन बताया गया है, आप सभी में क्लासिफिकेशन चार्ट बनाकर अपने आसपास लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं होगा कि ड्रग किस क्लास की है, किस कैटेगरी की है, तो आप उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या उसके कुछ भी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। थैंक यू।